हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है, हम क्लास 11 का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन कर रहे हैं और उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, डायमेंशन फॉर्मूले निकालना, वो भी कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के। तो इसमें हम कम से कम 3 वीडियोस कर चुके हैं डायमेंशन फॉर्मूले निकालने के लिए और हम कुछ डायमेंशन फॉर्मूले निकाल चुके हैं। अप्रॉक्स 45 हम डायमेंशन फॉर्मूले निकाल चुके हैं। आज डायमेंशन फॉर्मूले निकालने की लास्ट वीडियो है और हम कुछ डायमेंशन फॉर्मूले आपके सामने निकालेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तैयार है ना आप लोग? चलिए, तो आज हम जो डायमेंशन फॉर्मूला जो पहला निकालने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट, क्लास 12th में आप इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 12th का जो पहली यूनिट है वो आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक चार्ज है, आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी भी आपकी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। उसके अंदर ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो मटेरियल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। दो मटेरियल आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है वो फील करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि जब भी किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो होता है, सपोज आपके पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से आपका चार्ज फ्लो होता है। कंडक्टर मीन्स ऐसा मटेरियल जिससे हम चार्ज को इजीली फ्लो करा सकते हैं। तो अगर इसमें कोई चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, और टी टाइम लेता है ये चार्ज फ्लो होने में, तो इसका हम कहते हैं कि ये जो चार्ज टी टाइम ले रहा है फ्लो होने में, तो इसमें वो एक कंडक्टर में एक करंट प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस करंट का फॉर्मूला देखें तो इस करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कहने का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जिसको आप पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ से अगर हम चार्ज का फॉर्मूला देखें तो Q इक्वल टू जाएगा आपका I इंटू टी, ठीक है। और I जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है, आप I क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट ये वेल नोन है आपके लिए क्योंकि आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एसआई सिस्टम ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दी थी और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एक फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी इलेक्ट्रिक करंट भी थी। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं वो होती है आपकी ए। उसके फॉर्मूले, उसके हम यूनिट से यहाँ पे यूज करते हैं कि उसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो वहां से हम कहते हैं कि उसकी जो आपकी डायमेंशन होती है वो ए होती है। तो आपको पता है आई की डायमेंशन हो गई आपकी ए और टाइम भी क्योंकि टी जो है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन हो गई टी। तो इस तरह से जो चार्ज की आपकी डायमेंशन आएगी वो आएगी आपकी ए टी, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से अगर हम लिखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एम नहीं है तो m0, एल नहीं है तो l0, टी ए। ये है आपकी किसकी डायमेंशन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो स्टूडेंट, आप ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं। सो स्टूडेंट, अब सेकंड आपकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना जा रहे हैं जो कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको कह चुकी हूँ कि ये जो टर्म आ रहे हैं आज क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के टर्म आए आपके, आप वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थोड़ा बहुत आइडिया आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा देती हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो स्टूडेंट, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सपोज दैट आपके पास एक सोर्स चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कोई भी चार्ज होता है उसके अराउंड एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये आपका सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हमें किसी पॉइंट पे, यहाँ पी पॉइंट पे हमें ये बताना पड़ता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। एक तरफ से वो उसके बारे में बता रहा है, उस पॉइंट को डिफाइन कर रहा है कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो अगर कोई कहेगा कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा काम होगा कि हम इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को, यूनिट समझते हैं ना कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आएंगे। और इस पॉइंट तक जब लेके आएंगे तो ये काम करने में 1 कूलम का चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा,
जो भी वर्क डन होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो हम 1 कूलम चार्ज तो लाते नहीं है, नॉर्मली हम जो लाते हैं वो क्यू कूलम को चार्ज को लाते हैं या क्यू नॉट के चार्ज को लाते हैं। इसको कैपिटल क्यू कह दीजिए, इसको स्मॉल क्यू कह देते हैं कि हम स्मॉल क्यू के चार्ज को, या जो टेस्ट चार्ज है इसको हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं, और हम सपोज दैट इस ऐसा करने में टोटल का वर्क जो हो रहा है वो हो रहा है आपका डब्ल्यू। तो स्टूडेंट देखिए क्यू चार्ज को लाने में आपका डब्ल्यू वर्क हो रहा है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि हमें कौन से चार्ज को लाना है, एक यूनिट चार्ज को लाना है। तो हमें क्या निकालना है, 1 कूलम को लाने में कितना वर्क डन होगा, तो वो होगा आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमने यूनिटरी मेथड यूज करी है सिंपली। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर आपको ये सारी कहानी, पीछे की कहानी समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं भी आ रही है तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। आप सिर्फ फॉर्मूला भी अगर याद करते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन, डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। तो वर्क डन की डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको कहा था कुछ बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तो वर्क डन का या एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो था ml2T-2। तो हमारा क्या है, ml2T-2, और Q का डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल चुके हैं AT, तो आपने इसको पुट किया AT, तो ये कितना हो गया आपका M अकेला, L के साथ भी कुछ नहीं तो L2, T-2 है, और ये वाला T1 ऊपर जाके बनाएगा -1 और A-1, क्योंकि A1 था ऊपर जाके बनाया A-1। इसे सॉल्व किया तो ये होगा ml2T-2 -1 -3 A-1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेहद इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन आपसे कोई पूछेगा तो अब भी आपको डायमेंशन वही निकालनी है। मैंने क्या कहा था, किसी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन निकालनी है, वो जो भी आएगी तो उस फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंस की डायमेंशन भी वही आएगी। जैसे मैंने क्या कहा था कि वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 है, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी की डायमेंशन भी LT-1 ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो आंसर आता है 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि अगेन वेलोसिटी ही होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं आपका रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं वो है आपका रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले समझिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर में जब आपकी करंट फ्लो होती है, मैं कहूँगी मेरे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है आपका मेटालिक वायर, और इसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है। इसमें करंट फ्लो होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं। मेटालिक कंडक्टर में ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उनका रास्ता साफ नहीं होता है, बल्कि उनके रास्ते में कुछ दूसरे एटम और कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जो उसके पाथ में एक रुकावट का काम करते हैं, एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। तो ये इस ऑब्स्टिकल को मेजरमेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं वो ही होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी। तो होता क्या है, किसी मेटालिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो मेटालिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं और करंट आपकी फ्लो होती है। हो गया बात। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से? देखिए मेटालिक कंडक्टर में एटम्स होते हैं। एटम्स मतलब एक न्यूट्रल बॉडी जिसमें पॉजिटिव आयंस है और बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं आपके, रिवॉल्व कर रहे हैं आपके, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, वो आपका न्यूक्लियस के साथ बहुत लाइटली बाउंड होते हैं, बहुत कमजोर तरीके से जुड़े होते हैं, कि वो इजीली क्या करते हैं, इस ऑर्बिट को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो सपोज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये आपका थोड़ा दूर था, ये तो चलो पास है, एक और ऑर्बिट मैंने बना दी, ये थोड़ी ऑर्बिट दूर थी, इसका इलेक्ट्रॉन इससे जो था वो अट्रैक्शन फोर्स कम फील कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ गया, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ये बन गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ये किसी की बाउंडेशन में नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये किसी की बाउंडेशन में नहीं है, तो वो हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन।
बाकी आपने देखा कि एक एटम जो कि पहले न्यूट्रल था, उससे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हो गई। नेगेटिव चार्ज की कमी या डिफिशियंसी की वजह से ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव आयन बन गया। ये बन गया आपका पॉजिटिव आयन। तो एक पॉजिटिव आयन और आपको मिल गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ कुछ एटम भी होंगे जो कि पूरी तरह से न्यूट्रल होंगे, ठीक है, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले होंगे। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन आपने देखा वो कंडक्टर में मोशन करता है, तो इसके पाथ में कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव आयंस आते हैं, कुछ एटम्स आते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका पाथ इतना स्मूथ नहीं होता, इतना साफ नहीं होता, बल्कि चलते वक्त इलेक्ट्रॉन के रास्ते में उसे क्या मिलते हैं, कुछ और रुकावटें मिलती हैं। ये रुकावटें मिलती रहती हैं जिससे कि वो रुक रुक के आपका मोशन करता है। तो ये जो रुकावट है, इसी को हम अगर टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे तो वही क्या है, आपका रेसिस्टेंस है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि रेसिस्टेंस क्या है। अब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ओम्स ने रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताया था। उन्होंने कहा था सपोज ये जो दो एंड है आपके इस कंडक्टर के, इसके बीच में जो पोटेंशियल है वो V है, ठीक है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो ओम ने कहा था जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे अगर ये ओमिक कंडक्टर है तो वैसे वैसे इससे फ्लो होने वाली करंट भी इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करते हैं तो आई भी डिक्रीज होती है। पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज होगी। इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I। ये किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। या प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जो कि R होता है, ठीक है। यही हो गया आपका रेसिस्टेंस। यहां से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, V/I। तो दोबारा कहूंगी स्टूडेंट, अगर आपको पूछे कि कहानी पूरी समझ में नहीं आई, वैसे तो आप कोशिश करिए, क्योंकि पीछे का अगर बैकग्राउंड आपको पता होगा तो आपको ये समझ याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि R होता क्या। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप R = V/I याद करो। लेकिन अगर आप पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानोगे तो इसको भूलने के चांसेस जो वो ज़्यादा होंगे। अब आपको R की डायमेंशन निकालनी है तो आपको V और I की डायमेंशन रखनी है। V की डायमेंशन अभी आपने निकाल ली थी, भूल गए हो तो आप देख लो। V = क्या करा था आपने, W/Q। W था आपका ml2T-2 और Q था आपका AT। इसे सॉल्व किया था तो बना था ml2T-3A-1। ये आपकी V की डायमेंशन आई थी आपके, ठीक है। तो जो आप डायमेंशन भूल जाओगे आप निकाल भी सकते हो, ml2T-2A-1। तो V की रख दिया आपने ml2T-2, ठीक है, T-3 A-1। और I की आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन होती है A। सॉल्व किया तो बन गया ये ml2T-3A-2। ये 1 भी ऊपर जाके बना दिया 2। तो ये निकल गया ml2T-2A-2। ये किसके निकली, आपकी रेजिस्टेंस की आपकी डायमेंशन फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है आपका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम जो डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल दिया आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए सारी आपकी क्लास 12th की इलेक्ट्रिक डायमेंशन, ये डायमेंशन निकल रही है। रेसिस्टेंस की बात कर दी, आप बात करेंगे कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डायमेंशन निकाले जा रहे हैं वो है आपकी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस भी बहुत एक नया वर्ड है, ये भी आप क्लास 12th में ही जाकर पढ़ोगे बहुत डिटेल में। अभी मैं आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि आपको समझ में आ जाए कि कैपेसिटेंस होता क्या। कैपेसिटेंस आप समझ सकते हो कि एक ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है, एक ऐसी डिवाइस जो अपने चार्ज को स्टोर करती है। तो कैपेसिटर जब हम बनाते हैं तो कैपेसिटर में क्या होता है आपका, और डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने बता दिया क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना नहीं, अभी हम सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। कैपेसिटेंस ज़्यादा डिटेल में क्लास 12th में ही पढ़ोगे। तो जब हम कैपेसिटेंस बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैपेसिटेंस बनाते समय क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर में, किसी कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल भी उसका इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, सपोज ये आपका कैपेसिटर है, कोई कंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो जैसे जैसे इसमें आप चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इसमें जो पोटेंशियल होता है V, Q की वैल्यू को इंक्रीज करने में V भी इंक्रीज करता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ आप चार्ज बढ़ा रहे हो, यहाँ से आप चार्ज को लेके आ रहे हो V निकालने के लिए, तो जितना चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा इसको अपोज करेगा, तो उतना हमें वर्कडन करना पड़ेगा यहाँ तक चीज़ों को लाने के लिए, इसलिए V भी आपका ज़्यादा होगा। ज़्यादा इसमें अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो Q जितना इंक्रीज होते जाता है V भी इतना इंक्रीज होते जाता है, ठीक है।
तो Q आपका प्रोपोर्शनल होता है B के, ठीक है। या Q इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है C, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस C P, या C यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो बस ये याद रखो, C इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन V। Q की डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला आपने, ठीक है। Q की डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला, I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू I इंटू T मतलब AT, और V का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला था आपने, बार बार निकालेगा, चाहो तो फिर से निकालो, याद भी हो जाएगा। V इक्वल टू क्या निकाला था आपने, W अपॉन Q, W रखा था आपने ml2 T माइनस 2, और Q आपने रखा AT, तो ये क्या बन गया था आपका ml2 T, ये 1 भी ऊपर जाएगा तो -3 A माइनस 1, तो ये बन गया आपका ml2 T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। V की स्टूडेंट थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, इसकी वजह से यहाँ पे रोकनी पड़ी वीडियो। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने Q की डायमेंशन रखी 80 और V की डायमेंशन जो कि हम कई बार निकाल चुके हैं ml2 T माइनस 3 A माइनस 1, वो पुट करी, तो M ऊपर गया, वो हो गया आपका M माइनस 1, L2 ऊपर जाके बना दिया इसने L माइनस 2, ठीक है। ML T का देखते हैं, T ऊपर है ऑलरेडी 1, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, ये T माइनस 3 ऊपर जाके इसने बनाया +3, A ऑलरेडी है 1, कुछ नहीं है तो 1, ये -1 भी ऊपर जाके बना दिया इसने +1, तो इसे हमने सॉल्व किया तो डायमेंशन आ गई आपकी M माइनस 1 L माइनस 2 T 3 1 4 A 2। तो स्टूडेंट ये जो डायमेंशन आ गई ये आई आपकी कैपेसिटेंस की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, आई होप आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डायमेंशन हम निकालने जा रहे हैं वो है आपका इंडक्टेंस। इंडक्टेंस तो हम 50th आपके डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। ये है आपकी इंडक्टेंस। देखिए स्टूडेंट, इंडक्शन मतलब क्या होता है, इंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब एक अगर हम किसी एक वायर को ऐसे कॉइल फॉर्म में, आपका ऐसे हेलिकल फॉर्म में, ऐसे कॉइल फॉर्म में बना दें तो ये बनती है एक कॉइल, ठीक है। मल्टीपल ये कॉइल होती है, और ये कॉइल का ही क्या होता है आपका इंडक्टर, ये एक इंडक्टर होती है। इसकी प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। देखिए इंडक्टेंस वैसे तो क्लास 12 में बहुत डिटेल में है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बेसिक आइडिया जरूर दूंगी कि इंडक्टेंस होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये पूरा जो वर्ड है ये एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है कि देखिए अगर जैसे हमारे पास कोई बल्ब है और हमें इस बल्ब को ग्लो करना है, तो हम उस बल्ब को ग्लो करने के लिए उसमें बैटरी लगाते हैं या हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी AC सोर्स से। लेकिन फैराडे ने कहा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम क्या करें कि अगर हम कोई बाउंड कॉइल लें, जैसे ये कॉइल है, इसको लिया और एक मैग्नेट लें और इस मैग्नेट को इसके अंदर बाहर ऐसे मोशन कराएं, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स से, तो उस कॉइल से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उनका जो अमाउंट है उसमें चेंज होता है लगातार, ठीक है। मैग्नेट को जब हम ऐसे 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 मोशन में करते हैं, आप मोशन कॉइल के साथ मोशन में लाते हैं, तो मोशन करने से क्या होता है, इससे पास होने वाली जो कॉइल है उससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो चेंज होते हैं उनके नंबर्स, या दूसरे वर्ड्स में इसको हम कहते हैं कि उससे पास होना जो वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, ठीक है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसको हम 5 से नोट करते हैं, ये आपका चेंज होता है। और जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और वो किसी टाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है, और जिस रेट से वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके वजह से क्या होता है, उस कॉइल में एक EMF प्रोड्यूस होता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है EMF, जिसकी वैल्यू E इक्वल टू ΔΦ/ΔT होती है। ये पूरा फिनोमिनन कि कॉइल में EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरा फिनोमिनन जो होता है आपका, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है। नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड EMF है जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड EMF, ये जो फ्लक्स को चेंज करने के अपोज करता है, इसके डायरेक्शन का अपोज करता है, इस वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है।
तो होता क्या है, जब हम बल्ब को बैटरी से ग्लो करते हैं तो बल्ब में जो करंट फ्लो होती है, तो ईएमएफ ही वो चीज़ है, वो टर्म है जो क्या करता है, बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है। तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ है चाहे वो, लेकिन वो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ भी है, लेकिन ये भी क्या कराएगा, एक करंट प्रोड्यूस कराएगा जिससे हम किसी बल्ब को ग्लो करा सकते हैं। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आप क्लास 12 उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो था ई। अब आप बात करेंगे, देखिए इंडक्टेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ और एक होता है आपका म्यूचुअल। तो यहाँ पे हम सेल्फ इंडक्टेंस से ही काम चला लेंगे। इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का ही हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो हम सेल्फ इंडक्टेंस से ही काम चला लेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, देखिए मैंने अभी तो क्या कहा, मैग्नेट की बात करी थी कि हम एक मैग्नेट को क्या करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाउंड होने वाली वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आपको इसकी बात पूरी समझ में आई हुई ना, मैं क्या कह रही हूँ आपसे। मैंने कहा कि मैंने एक क्लोज्ड कॉइल ली, फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और आपने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट को उस कॉइल के अंदर बाहर अंदर जब आपने किया तो उस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ये क्या आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से ही एक करंट प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने कह दिया इंड्यूस्ड करंट। इस इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने बाहर से कोई बैटरी या सोर्स नहीं दिया, और ये पूरे फिनोमेनन को हमने कह दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन इसी से आएगा। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो टाइप का होता है, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल। यहाँ पे हम सेल्फ की बात करेंगे। तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे हमने मैग्नेट लिया, वैसे ही अगर हम कोई वायर या कोई कॉइल लें और इस कॉइल में अगर हम करंट फ्लो कराएं, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये आप 12th में पढ़ेंगे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम बाहर से अगर कोई मैग्नेट न लें, सिर्फ एक कॉइल लें और उससे फ्लो होने वाली करंट को लगातार चेंज करें, मतलब ये जो करंट है हमने कैसे ली है, वेरिएबल करंट ली है, मतलब इस करंट की वैल्यू को हम लगातार चेंज करें, तो जो ये करंट को बना रही है, सॉरी जो ये मैग्नेट बना रही है इस कॉइल को, ठीक है, करंट फ्लो होने से ये किसकी तरह बिहेव करने लग जा रहा है, एक मैग्नेट की तरह। अब मैंने कहा कि आई की वैल्यू को आप लगातार चेंज करिए, आई की वैल्यू को आप लगातार वेरिएबल कर रख रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये मैग्नेट की पावर भी क्या होगी, लगातार चेंज होगी। इसका मतलब इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो लगातार क्या होंगी, चेंज हो रही होंगी। अब क्योंकि मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सपोज हमने आई की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, जिससे ये लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस क्या हुई, इंक्रीज हुई। नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होने का मतलब फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे या फ्लक्स चेंज हुआ या इंक्रीज हुआ, बोलो इंक्रीज बोलो या डिक्रीज बोलो, चेंज होना चाहिए बस। तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पर भी एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस हुआ होगा। क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक आपको क्या मिलेगी, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो हो क्या है, देखो कितना मजेदार कंसेप्ट है। यहां से हम करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और ये घुमा फिरा के आपका एक करंट क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, या एक ईएमएफ क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब वही कॉइल है, उसी से पास होने वाली करंट को हमने इंक्रीज करा या चेंज किया, तो उससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुई। तो फैराडे के अकॉर्डिंग जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है ई, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ई, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है डी अपॉन डी टी के। कौन सा डी अपॉन डी टी, इस करंट की जो हम ये वैल्यू है ना, करंट इसकी वैल्यू के चेंज, किस किस रेट से ये वैल्यू चेंज हो रही है, उसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। खुद ही सोचिए, यहाँ से अगर आई की वैल्यू को ज़्यादा हम इंक्रीज कराएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा मैग्नेट बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा इंक्रीज होंगी, तो चेंज इंक्रीज होगा डेल्टा फाई, तो ई आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ई क्या होता है आपका डी अपॉन डी टी के प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक नेगेटिव साइन भी आता है इसमें, मैंने कहा नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है उसका क्या करता है, उसके डायरेक्शन का अपोज करता है। तो ईएमएफ क्या होता है, वो आपका डी अपॉन डी टी के प्रोपोर्शनल होता है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है एल, यही आपका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। इसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। और खाली सिंपल वर्ड्स में आपका
अभी आपकी इस क्लास में इंडक्टेंस से भी काम चल जाएगा। तो ये हो गया एल डी आई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूले से ही हमें एल की डायमेंशन फॉर्मूले को निकालना है। तो यहाँ से बच्चा पार्टी एल कितना हो गया, एल हो जाएगा आपका डी आई अपॉन डी टी, इसके साथ चले जाएगा या तो ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। देखो ई जो है यहाँ पे ई एम एफ है, ई जो है यहाँ पे वो है ई एम एफ, जो अलग चीज़ नहीं होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन ये फोर्स नहीं होता बल्कि ये एक वोल्टेज होती है। ये होती है आपकी वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज होती है। तो वोल्टेज का दोबारा से देखिए, दोबारा आ गया वी, वी का दोबारा से हमको क्या चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला कई बार निकाल चुके हैं। वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्या हो गया आपका एम एल टू टी माइनस टू अपॉन ए टी, ऊपर गया तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस ये माइनस थ्री ए माइनस वन, ये आपका पी का। अब इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपका हर स्टेप में आपको देगा, हर डायमेंशन निकालने में आपको वी की जरूरत पड़ी। तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो एल का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो निकालने के लिए ई की डायमेंशन फॉर्मूला पुट करा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन डी आई अपॉन डी टी। आई डी मैंने कहा था चेंज बोलो या करंट बोलो, खाली दोनों का क्या है डायमेंशन फॉर्मूला ए अपॉन टी। इसे सॉल्व किया तो ये हो गया आपका एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और नीचे आ गया आपका ए टी माइनस वन, ये टी इसके साथ आ गया ए टी माइनस वन। इसे सॉल्व किया ये बन गया एम एल टू टी माइनस थ्री, ये माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन हो गया, तो माइनस थ्री प्लस वन हो गया माइनस टू। ए वन था, ए वन ऊपर जाके माइनस वन हो गया, तो ए माइनस टू। तो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये आ गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी पूरी कहानी। दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आई होगी, और नहीं आई है फिर भी दोबारा देखने से भी आपको ये समझ में नहीं आती है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप कमेंट में ये मेंशन कर दीजिएगा कि इसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी 12th में तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी है, लेकिन अभी आप हल्का सा आइडिया ले लीजिए। तो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। नेक्स्ट निकालते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब क्लास 12th की डायमेंशन चल रही है, तो आपको सारे जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल अलग लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने पहली बार सुने, और सुने भी पहली बार है, लेकिन जब आप क्लास 12th में इनको पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेंगे। देखिए तभी मेरी कोशिश हो रही है कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको सबके पीछे की कहानी बता दूँ, ताकि आपको रटने की ज़रूरत न पड़े। तो नेक्स्ट है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 51। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। देखिए ऐसा बनाते हैं, ये इसके नीचे नॉट लगाते हैं, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, या जीरो भी बोलते कहीं पे, एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं क्लास 12th में कूलम्ब्स लॉ, जैसे हम क्लास 11th में ग्रेविटेशन लॉ पढ़ते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनके बीच के डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में एक कूलम्ब फोर्स या एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहीं से आपका एप्सिलॉन नॉट आता है, इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस है आपके पास R, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। या तो अट्रैक्टिव होगा या वो रिपल्सिव। अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो वो रिपल्सिव होगा, ये नेगेटिव है चार्ज, तो ये रिपल्सिव होगा। लेकिन एक पॉजिटिव अगर एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्टिव होगा। कहने का मतलब लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव होगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। तो ये जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो डिपेंड करता है Q1 इंटू Q2 के, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तो F जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, जैसे इसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। बेटा कूलम्ब्स लॉ, तो ये होता है आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एक कांस्टेंट आता है, उसे आपको याद रखना है, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो वही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को वहाँ भेज दीजिए, F को यहाँ ले आइए, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका
1/4πf Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायमेंशन पुट करेंगे, 1 कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, 4π भी कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन नहीं होती है। Q1 Q2, Q की डायमेंशन होती है 80, तो 2 बार आ रहा है तो 80। नीचे आया आपका फोर्स F, F की डायमेंशन मास इंटू एक्सीलरेशन mLT-2 और आर स्क्वायर मतलब L2। तो ये हो गया आपका A2 T2 और नीचे हो गया आपका M, देखिए यहाँ पे M L कुछ नहीं तो 1 है और ये L है 2, तो ये हो गया L3 T-2। सब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका M ऊपर आएगा M-1, L3 ऊपर आके आ जाएगा L-3, ठीक है। ये दोनों हो गए, T-2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा तो T4 A2। ये निकल गई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस M-1 L-3 T4 A2। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नोट कर लीजिए या आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट डायमेंशन में आते हैं हम। नेक्स्ट डायमेंशन है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए जैसे परमिटिविटी है वैसे रिलेटिव परमिटिविटी एक टर्म आता है, रिलेटिव परमिटिविटी। सो बच्चा बाटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी कोई अदर वर्ड नहीं है, ये परमिटिविटी से ही कनेक्टेड वर्ड है। देखिए जब हम परमिटिविटी की बात करते हैं तो हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। उसकी परमिटिविटी को, मीडियम की परमिटिविटी को हम उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि हम उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ना बता के उसकी परमिटिविटी को किसी के कंपेरेटिवली बताएं, एयर के कंपेरेटिवली बताएं या वैक्यूम के कंपेरेटिवली उसकी परमिटिविटी को एक्सप्लेन करें, जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी कोई अलग वर्ड नहीं है, बल्कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है उसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर करके दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी। तो ये कोई अच्छा कोई अदर बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। दो ऊपर भी परमिटिविटी आ रहा है, नीचे भी परमिटिविटी आ रहा है। परमिटिविटी डायमेंशन ये है, मतलब ऊपर भी परमिटिविटी डायमेंशन आपको पता नहीं भी है तो ऊपर जो डायमेंशन है वही आपको नीचे भी रखनी है। तो दोनों डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर आएगा 1। इसका मतलब कैसी क्वांटिटी आ गई आपकी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है रिलेटिव परमिटिविटी की। आप खींच सकते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। आई होप आपको अभी तक की बात समझ में आ गई। सारा 12th का चल रहा है, थोड़ा अजीब तो लगेगा लेकिन आपको सीखने की कोशिश करोगे तो आपके लिए आपको आ जाएगा समझ में, इतना टफ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 53 नंबर है आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं सिंपली इसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होता है बेटा, ये देखते हैं। देखिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, अभी आप इसको मेंशन किया था जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रही थी। अगर आपके पास कोई चार्ज है तो इस चार्ज के अबाउट एक ऐसा एरिया होता है जहां इस चार्ज की चलती है दादागिरी चलती है। दादागिरी चलती है मतलब जहां पे अगर इसका इन्फ्लुएंस होता है और अगर वहां पे हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है। इसका अपना एक एरिया होता है, किसका, किसी भी चार्ज का अपना, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कोई चार्ज है तो इसका अपना एक एरिया होता है। सपोज इसको कैपिटल क्यों कह दिया मैंने, इसका एक अपना एरिया होगा, इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एरिया को। अब ये तो मैंने एक थ्योरेटिकल वर्ड बता दिया कि मैंने कहा कि किसी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहाँ पे अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो वो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्सन फील करेगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल वर्ड हो गया। अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए अगर हमसे कोई पूछे कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी ले लो और इस पॉइंट में बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कितनी है या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पी पॉइंट में इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितनी पावर रखी हुई है या इसकी कितनी इंटेंसिटी है वो निकालने जा रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट चार्ज को पी पॉइंट तक लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज को। जैसे हमने पोटेंशियल क्या किया था ना,
वैसे हम किसी यूनिट चार्ज Q को P पॉइंट तक लेके आते हैं और हम देखते हैं कि इस Q चार्ज में कितना फोर्स लगा है, तो हम यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालते हैं। बात को समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे निकालनी है तो हम उस पॉइंट पे किसी यूनिट चार्ज को लाने वाला फोर्स काउंट करेंगे, मतलब यूनिट चार्ज को लाने में कितना फोर्स लगा उस पर वो काउंट करेंगे। समझना एक चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि मैं Q चार्ज को यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ठीक है, Q चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, तो मैंने कहा कि इस Q चार्ज पे इस कैपिटल Q ने F फोर्स लगाया, ठीक ही है, क्योंकि ये भी Q चार्ज था, ये स्मॉल Q चार्ज था, दोनों चार्जेस हैं, तो इस Q ने इस Q पे कितना लगा दिया, F फोर्स लगा दिया। तो Q चार्ज पे जो फोर्स लगाया इसने कितना लगाया, F फोर्स। तो अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज होता तो कितना फोर्स लगाता ये Q, ठीक है, तो यूनिट चार्ज मतलब 1, कितना फोर्स लगाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दी F अपॉन Q। यही जो है F अपॉन Q वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी चार्ज को लाने में, किसी यूनिट चार्ज को इस पॉइंट पे आप रखते हैं किसी यूनिट चार्ज को, तो उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वही क्या है आपका उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। किसी चार्ज को यहाँ पे रखने पे यूनिट चार्ज को कितना फोर्स वो फील कर रहा है, वही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैंने कहा कि Q चार्ज को यहाँ पे रखने पे ये जो फोर्स फील कर रहा है वो F कर रहा है, जैसे मैंने Q चार्ज को यहाँ पे रख दिया और इसने जो फोर्स फील किया वो इसने फोर्स फील किया F। तो मैंने कहा Q चार्ज F फोर्स फील कर रहा है, तो यूनिट चार्ज कितना करेगा, F अपॉन Q। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है, या E इक्वल टू F का डायमेंशन हो गई आपकी MLT -2 और Q की होगी आपकी AT। इसे सॉल्व किया तो ये बना दिया आपका MLT, ये 1 ऊपर जाके बनाएगा -3 A -1, MLT -3 A -1। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपकी डायमेंशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब लास्ट डायमेंशन निकाल रहे हैं 54, ये है आपका कंडक्शन, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस का मतलब क्या है, देखिए अगर कोई चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो वो तो हम उसकी कंडक्टिविटी कहेंगे, जैसे अगर वो इजीली फ्लो हो रहा है चार्ज, किसी भी कंडक्टर में कोई चार्ज इजीली फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी उस वायर की कंडक्टिविटी अच्छी है। अगर वो इजीली फ्लो नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, तभी ये चार्ज में करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस वर्ड है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। कहीं पे अगर रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब कंडक्टेंस वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कंडक्टेंस का सीधे सीधे फॉर्मूला क्या हो गया, कंडक्टेंस इक्वल टू हो गया तुम्हारा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, उसका इन्वर्स टर्म है। और रेजिस्टेंस की आपने अभी निकाली थी डायमेंशन फॉर्मूला, याद है तो ठीक है, वैसे याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो। हमने करा था R इक्वल टू V अपॉन I, V की हमने वही रखी थी, बार बार आ रही है, वो हो गई आपकी ML2 T -3 A -1, I हो गया आपका AT। तो आपने ये निकाला था, सॉल्व किया था, कितना होता ML2 T1 ऊपर जाके T -4 A1 ऊपर जाके A -2। ये थी आपकी रेजिस्टेंस की, इसको पुट कर दीजिए तो ये हो गया आपका ML2 T -4 A -2 1 अपॉन दिस वन, ML2 T -4 A -2। ये सारी चीज़ें ऊपर आएंगी, M ऊपर आगे हो जाएगा M -1, L2 ऊपर आगे आ जाएगा L -2, T -4 ऊपर आके हो जाएगा T4 और A -2 ऊपर आके हो जाएगा A2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया कंडक्टेंस का। सो स्टूडेंट्स, मेरी ये कोशिश रही है कि मैं आपको मैक्सिमम डिराइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फॉर्मूले यहाँ पे निकालूं। तो कम से कम 54 डायमेंशन फॉर्मूले यहाँ पे निकाल चुके। फिर भी आपको अगर लगता है कि कोई डायमेंशन फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो रही है किसी डिराइव क्वांटिटी के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको कौन से डायमेंशन फॉर्मूला आपको यहाँ पे निकालना आपको चाहिए, आपको समझना है। तो ये था डायमेंशन फॉर्मूले। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ चीज़ें और बची हैं आपकी इस यूनिट की, उसे हम पूरा करेंगे। तो इसी तरह से देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियो का। तो इसी तरह से देखते रहिए, हमेशा खुश रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हैव अ नाइस डे।